हेलो एवरीवन। आज का न्यूज़ टुडे का अंक यानी 27-28 जुलाई के न्यूज़ टुडे के अंक में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और सबसे पहले हम लोग सुर्खियों को देख लेंगे। सबसे पहली सुर्खी हमारी, भारत और नेपाल ने पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते को अंतिम रूप दिया। दूसरा, भारतीय थल सेना में संरचनात्मक सुधार से संबंधित है। तीसरा, टीसीएस ने अपनी बेंचिंग नीति में संशोधन किया है, उससे संबंधित न्यूज आर्टिकल है। चौथा, उत्तराखंड पर्यटक वहन क्षमता का आकलन करेगा। जूनेटिक खतरों के वैश्विक हॉट स्पॉट्स, ये अंतिम न्यूज आर्टिकल था, सुर्खियां थी। इसके साथ साथ कुछ संक्षिप्त सुर्खियां भी हैं, जिसमें कि सबसे पहला क्या है, माजुली द्वीप, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, एक्सेलरोमीटर, पैटनी साड़ियां, हैवी वाटर, और ऐसे ही लास्ट में क्या, फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पहले न्यूज से अपने। तो चलिए हम लोग अब डिटेल में बात करते हैं अपने पहले न्यूज आर्टिकल से। और जो न्यूज आर्टिकल है उसका हेडिंग है, भारत और नेपाल ने पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते को अंतिम रूप दिया है। ये क्या है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, इसके बारे में ये बात करती है। तो बेसिकली ये क्या है, जीएस पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में से संबंधित ये टॉपिक है, जो कि भारत और नेपाल संबंधों के संदर्भ में कुछ अपडेट जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर आधारित है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा भारत नेपाल संबंध के बारे में समझ लेते हैं, जिससे कि हमें एक पृष्ठभूमि क्लियर हो जाएगी। भारत नेपाल संबंध भारत की विदेश नीति में, जहां तक बात है विदेश नीति की, तो उसमें एक महत्वपूर्ण अध्याय है। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि नेपाल जहां भौगोलिक सीमा साझा करता है, एक लंबी भौगोलिक सीमा साझा करता है, वहीं पे ये साझी विरासत, सांस्कृतिक विरासत भी साझा करता है। क्योंकि एक भारतीय डायस्पोरा जो है, जो सीमा के दोनों तरफ रह रहा है, भारतीय डायस्पोरा भारत और नेपाल में भी, और उनके बीच जो है ना पारस्परिक संबंध हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंध हैं। मतलब विवाह का, त्योहारों में आना जाना, और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, इस दृष्टि से बोला जा सकता है कि भारत और नेपाल के संबंध काफ़ी पुराने और काफ़ी डीप रूटेड है। और इसके साथ साथ ये सीमा भी खुली हुई है, इसी कारण से ओपन बॉर्डर है। तो जहां ये संबंधों की प्रगाढ़ता और मजबूती को दिखाता है भारत नेपाल संबंध में, एक महत्वपूर्ण संबंध, पड़ोस संबंध के रूप में सामने आता है भारत नेपाल संबंध, वहीं ये बहुत सारी चुनौतियों को भी उजागर करता है। इसके कारण से चुनौतियां जैसे कि आपराधिक गतिविधियों के लिए अपराधियों के द्वारा नेपाल को एक भारत से जाने का, भागने का एक गेटवे के रूप में यूज किया जाता है, ट्रांजिट मार्ग के रूप में यूज किया जाता है। और यही नहीं, इसके साथ साथ वहाँ पनाह लेने के लिए भी नेपाल की ज़मीन का प्रयोग के जो हमारे पास प्रमाण, साक्ष्य देखे जाते रहे हैं, मामले सामने आते रहे हैं। तो ये सुरक्षा का मामला भी भारत और नेपाल संबंध में एक महत्वपूर्ण आयाम है, जो कि आपराधिक गतिविधियों और अपराधियों के सीमा पार आने जाने से, फ्रीली आने जाने के कारण उत्पन्न होता है। तो आज का जो न्यूज है, आर्टिकल है हमारा, कुछ इसी से संबंधित है। प्रत्यर्पण संधि, इन्हीं अपराधियों का दोनों देशों के बीच में प्रत्यर्पण संधि के संदर्भ में ये आर्टिकल है, जो ये कहता है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच क्या है कि बहुत पुरानी प्रत्यर्पण संधि है, जिसके आधार पे अगर भारत से कोई अपराधी अगर नेपाल में जाता है तो उसकी प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को चलाया जा सकता है और उसे वापस भारत में भेजा जा सकता है, जिससे उस पर पर्याप्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। लेकिन ये संधि काफी पुरानी हो चुकी है और इसमें संशोधन
की आवश्यकता है। तो हाल का संदर्भ इसीलिए उभरा है ये, और आज आर्टिकल इसलिए है कि भारत और नेपाल के बीच ये निर्णय लिया गया है कि इस संधि ये संधि जो कि पुरानी हो चुकी है उसमें संशोधन की आवश्यकता है। और क्या, इसलिए एक अपडेटेड प्रत्यर्पण संधि की आवश्यकता है, जिससे कि अपराधियों का जो सीमा पर जो सुगमता पूर्वक आना जाना है उसको लिमिट किया जा सके, और भविष्य में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि, अपराधियों की संलिप्तता या उपस्थिति पाई जाती है तो उसको आसानी से प्रत्यर्पित किया जा सके, और दोनों तरफ की एजेंसियों को सुगमता पूर्वक जो है ना काम करने में आसानी हो। आइए हम लोग और आयामों को देखते हैं। जब हम लोग प्रत्यर्पण संधि की बात करते हैं तो इस वर्ड के बारे में थोड़ा हम लोग क्लियर हो लेते हैं। क्या है मतलब, हम लोग इस तरह समझेंगे, एक कंट्री देश है भारत और दूसरा कंट्री कोई भी, मतलब मान लीजिए नेपाल ही है, इसके बारे में यही बताया जाता है कि दोनों के बीच अगर संधि है तो क्या है कि जो यहाँ पे कानूनी व्यवस्था है, उसके आधार पे कोई व्यक्ति अगर दोष मुक्त ठहराया जाता है और उस पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता है और वो देश छोड़कर भाग जाता है दूसरी जगह, मतलब दूसरे राष्ट्र में, तो इस संधि के अनुरूप जो है यहां से इसे सौंपना होगा, जो कि यहां पे मुकदमा जिस पे चलाया जा सके। तो यही है ये प्रत्यर्पण संधि। अब समझिए इस बात को, मुद्दा कहां आता है, जहां जिस भी कंट्री से ये संधि, इस प्रकार की संधि नहीं है भारत सरकार की, तो अगर अपराधी उस कंट्री में चला जाता है तो वहां से उसे लाना मुश्किल है। तो यही संदर्भ है यहाँ पे। तो इसीलिए नेपाल की जमीन को आपराधिक गतिविधियों के लिए जो प्रयोग किया जा रहा है, विभिन्न मामलों में ऐसा देखा गया, उसे पे रोक लगाने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, और भारत में जो सुरक्षा संबंधित मुद्दे हैं इससे संबंधित, उस पे काम करने के लिए ये संदर्भ हम लोग देख सकते हैं। और प्रत्यर्पण का जो पूरा मामला है, इसलिए क्या है, विदेश मंत्रालय, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध और द्विपक्षीय संबंधों को डील करता है, तो इसलिए विदेश मंत्रालय इसके लिए केंद्रीय प्राधिकरण है ना। पूरा का पूरा काम यही देखता है इसमें, मामला प्रत्यर्पण से संबंधित जो भी मामला हो। चलिए, जो नेक्स्ट डायमेंशन है क्या है, भारत नेपाल पारस्परिक कानूनी सहायता समझौता, जो हमने देखा ही है, म्यूचुअल जो है लीगल असिस्टेंस जो ट्रीटी है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसके आयाम है। आयाम इसमें सबसे पहला हम लोग वही देखेंगे कि आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता, तो मतलब कैसे सहायता कर सकते हैं। सहायता ये कर सकते हैं कि दोनों देशों की जो एजेंसी है, दोनों देशों की एजेंसी है, वो क्या करेगी, डेटा शेयर कर सकती है, मतलब इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो साक्ष्य है, एविडेंस है, वो शेयर किया जा सकता है, तो जिसमें इन्वेस्टिगेशन आसान हो जाएगा और उसमें तीव्रता लाई जा सकती है, और खुफिया जानकारी को जैसे देखें जांच में सहायता करने की सुविधा प्रदान किया जाता है, यही दिया गया है इसमें। और जैसे कि ये संधि, इसी कारण से ये संधि विभिन्न राष्ट्रों के साथ है, हम लोग देख सकते हैं, हम लोग पूरे दुनिया में 42 देशों के साथ है, जिसमें कि महत्वपूर्ण कंट्री का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे यूएसए के साथ 2005 में किया, इजराइल के साथ 2015 में किया, इस प्रकार से। तो काफी महत्वपूर्ण है ये विदेश संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दृष्टिकोण से। और गृह मंत्रालय इसका प्राधिकरण है यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो पूरा इन्वेस्टिगेशन चलेगा विदेशी राष्ट्र के साथ, जिसके साथ प्रत्यर्पण है, तो वो मामला देखेगा गृह मंत्रालय। पहले हमने क्या बोला था, प्रत्यर्पण वाला जो मामला है वो विदेश मंत्रालय, और उसका जब प्रत्यर्पण हो गई तो उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होगा, जो कॉमन साझा इन्वेस्टिगेशन होगा, उसे कौन देखेगा, गृह मंत्रालय। ठीक है, चलिए, समझौते का लाभ क्या होगा, अभी तक हम लोग ये अभी तक समझ चुके होंगे। समझौते का लाभ यही होगा कि जो भी आपराधिक मामला आएगा उसमें सहयोग के लिए प्रक्रियाओं को जो है ना और औपचारिक बनाया जाएगा, सहयोग प्राप्त होगा और उससे तीव्रता लाई जा सकेगी। विदेशी भूमि से भी कोई अपराधी अगर कोई चीज गतिविधियां करता है तो उसके साक्ष्य हमारे पास तुरंत अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यही दिया हुआ है कि अधिकारियों को साक्ष्य और जानकारी साझा करने की स्पष्ट कानूनी अधिकार होगा और इससे जांच एवं अभियोजन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकेगी। तो ये पूरा का पूरा मामला है जो कि भारत नेपाल संबंध में एक और नए आयाम जोड़ने का काम कर सकता है। तो यही है कि
ये जो समझौते के अभाव में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी क्या है कि समझौता तो अभी क्या है, पुराना हो चुका, 1953 का हमने देखा, तो अभी क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो जो मैंने इंट्रो में बताया कुछ उस प्रकार के चैलेंजेस, उसको हम लोग एक डिटेल में देख लेते हैं। खुली सीमा का दुरुपयोग, ओपन बॉर्डर है ना, और ओपन बॉर्डर देखेंगे, ओपन बॉर्डर महत्वपूर्ण है। यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप कि चीन, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के बाद जो सबसे बड़ा बॉर्डर है नेपाल का ही है, जो स्थलीय सीमा जो है 1751 किलोमीटर की। तो ये बहुत लंबी सीमा है, उत्तराखंड से लेकर सिक्किम तक पूरा, इसमें इतने राज्य हैं। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पे दिया जा सकता है, आपको मैप पे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे नोट किया जा सकता है यहाँ पे। तो खैर हम लोग अब पॉइंट पे आते हैं कि खुली सीमा का दुरुपयोग, इतनी लंबी सीमा है और इसमें आवाजाही जो है ना निर्बाध रूप से कर रहे हैं, जो भारतवंशी, जो इधर कम्युनिटी रह रही है, तो जिसका फायदा उठाकर जो लोग जो है आपराधिक गतिविधियों करने के लिए इसे ट्रांजिट मार्ग, मतलब आने जाने के लिए ट्रांजिट मार्ग, इसलिए बताया मैंने कि ये गेटवे के रूप में यूज करते हैं अपराधी, कि यहाँ पर अपराध करके भारत की जमीन पे नेपाल के रास्ते वो कहीं और भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये मुद्दा महत्वपूर्ण है लंबी सीमा होने के कारण, और उसके साथ साथ छिपने के ठिकाने के रूप में, एक सेफ हेवन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है नेपाल की जमीन को। और विभिन्न मामलों में ये देखा गया है, जैसे काउंटरफिट करेंसी, जो रैकेट चलाया जाता है, नकली नोट के रैकेट, और उसके बाद क्या, जो विभिन्न ट्रैफिकिंग जो समस्याएं हैं, ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, या सीमा पार आतंकवाद से संबंधित जो समस्याएं दक्षिण एशिया में विभिन्न स्टेट एक्टर्स, विभिन्न नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा जो पोषित किए जा रहे हैं, प्रेरित किए जा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान जैसे राष्ट्र जो है ना, तो उनकी उपस्थिति यहाँ पे विभिन्न मामलों में पाई गई है भूतकाल में। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे चेक लगाया जाना चाहिए, यहाँ पे टारगेट किया जाना चाहिए, कुछ हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिससे हम लोग उसको टारगेट करके रोका जा सके इस प्रकार की गतिविधियों को। अपराधियों के लिए सुरक्षित शरण, वही जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, यही दिया गया है कि एकमात्र पड़ोसी राष्ट्र है भूटान के अलावा कि जिसका भारत के साथ कोई पारस्परिक कानूनी सहायता समझौता नहीं था, और इसके कारण से वो सुरक्षित सेफ हेवन के रूप में यूज करते थे। जैसे कि अभी क्या है कि जाली करेंसी रैकेट का शामिल होना, तो जो पाकिस्तानी नागरिकों के जिसमें वहां पे पाई गई है उसमें इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद क्या है, पारस्परिकता संबंधी अनिश्चितता है। अनिश्चितता क्या है, किसी बाध्यकारी संधि के बिना सहयोग अक्सर क्या हो जाती है, अगर संधि नहीं है, लिखित एग्रीमेंट नहीं है, तो उसमें क्या हो जाती है, सहयोग क्या है, ओरल हो जाता है, उस सहयोग की गारंटी नहीं है। बोला तो जा रहा है कि ठीक है हम लोग सहयोग करेंगे, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है, उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि कब साक्ष्य, मतलब जो एविडेंस की बात की मैंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में, कि अगर साक्ष्य मांगे भी जा रहे हैं, अगर एविडेंस मांगे भी जा रहे हैं, कितने समय में दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, किस हद तक साझा किया जाएगा, ये इसकी गारंटी नहीं है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि इस प्रकार का कोई नियम हो, इस प्रकार का डॉक्यूमेंट हो, हमारे पास एग्रीमेंट हो, जिसके तहत दोनों एजेंसियां मिलकर काम कर सकें और प्रक्रिया को तीव्र किया जा सके। अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया इस प्रकार से कि भारत नेपाल संबंध में काफी महत्वपूर्ण आयाम था। चलिए हम लोग नेक्स्ट जो न्यूज है उस पे आते हैं, न्यूज आर्टिकल। ये न्यूज आर्टिकल क्या है, भारतीय थल सेना में संरचनात्मक सुधार। यह भी क्या है, सुरक्षा के मुद्दे से संबंधित है। पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा और जो इस प्रकार के मुद्दे, रणनीतिक और सैन्य संबंधित जो मुद्दा है, इससे ये जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि भारतीय थल सेना में संरचनात्मक सुधार जो बात किया गया है, ये सेना को आधुनिक बनाने से जुड़ा हुआ ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है, महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, जिसके आलोक में जो है ना ये न्यूज आर्टिकल आया है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्यों अभी चर्चा में क्या डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट यही है कि एक टर्म यहां पे देख रहे हैं, क्या है, एकीकृत युद्धक समूह सिद्धांत, इंटीग्रेटेड बैटल ग्राउंड डॉक्ट्रिन। क्या है, इंटीग्रेटेड बैटल ग्राउंड डॉक्ट्रिन। तो IBGD जो है ये सिद्धांत जो है, मतलब वॉर के, युद्ध लड़े जाने के जो विभिन्न तरीके हैं,
विभिन्न साजो सामान हैं उनको एक जगह एकीकृत करके और युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में इस्तेमाल करना, जिससे क्या है कि हम अपनी आक्रामक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और दुश्मन को अधिक से अधिक आघात पहुंचा सकते हैं। और ये बेसिकली इस प्रकार की सुरक्षात्मक कार्रवाई है जो आधुनिक वॉर को जो है ना दर्शाती है और आधुनिक वॉर के लिए हमारी तैयारी को दर्शाता है। तो उसी के संदर्भ में ये डेवलपमेंट है। तो है यही कि भारतीय सेना जो है इस सिद्धांत को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने के लिए क्या कर रही है, अपनी युद्धक क्षमताओं में वृद्धि कर रही है, जिससे कि मॉडर्न एरा जो वॉर स्टाइल है उसके साथ हम लोग तालमेल बिठा सके और अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उसके साथ मुकाबले में उनका सामना कर सके। एक हो गया। दूसरा क्या है कि हमने अभी संदर्भ इसका समझ लेते हैं। जब हमने बोला कि अपनी प्रतिद्वंदी, तो अपने पड़ोस में ही देख सकते हैं चीन और पाकिस्तान के नेक्सस, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें साफ साफ दिखे, जिसमें कि चीन के द्वारा सप्लाई किए गए जहां साजो सामान उसके द्वारा यूज किए गए, वहीं उसकी टैक्टिकल मदद विभिन्न मंचों पे किया गया चीन के द्वारा। तो इस दृष्टिकोण से हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम उत्तरी और पश्चिमी सीमा जो चीन और पाकिस्तान के साथ लगती है वहां पे कुछ ऐसी तैनाती करें या मजबूती से सशक्त होकर अपनी सैन्य बल को इस प्रकार से आधुनिक बनाएं जिससे कि तनाव की स्थिति में, जो तनाव की स्थिति होगी परिस्थितियों में, वहां पे हम अपने अच्छी तरह से आक्रमण करने की स्थिति में हों। तो हमारी आक्रामकता जो है ना क्षमतावान बने। कैपेसिटी बिल्डिंग का है मतलब सेना के कैपेसिटी बिल्डिंग से संबंधित जोड़कर देख सकते हैं, उसके आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन से संबंधित इस न्यूज को हम लोग देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है कि भारतीय थल सेना ने देश की सीमाओं पर तीव्र आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रुद्र ब्रिगेड, दो नाम नोट कर लेंगे, भैरव कमांडो बटालियन, मतलब 2 ब्रिगेड बनाया गया है जिनका स्पेसिफिक काम है, जिनका स्पेसिफिक गुण है। तो उसके बारे में ये डेवलपमेंट था। तो इस कारण से ये जो है यहाँ पे सिद्धांत जो है इसके अंतर्गत ये दोनों कमांडो बनाया गया है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जो साजो सामान से लैस होगा। मतलब वहां पे क्या जमीन से जमीन में मार करने की जो साजो सामान है वो उससे भी लैस होगा, उससे क्षमता से भी लैस होगा, और ज़मीन से हवा में भी मार करने के लिए जो साजो सामान और क्षमताएं होती हैं वो भी उनके पास अवेलेबल होगा। तो यही इस न्यूज का पूरा सार है। हम लोग डिफरेंट डायमेंशंस को देख लेते हैं। क्या है कि भारतीय थल सेना की युद्धक क्षमता में संरचनात्मक सुधार, इसी संदर्भ में कि क्या संरचनात्मक सुधार किया गया। तो संरचनात्मक सुधार में देख सकते हैं यही कि थल सेना शक्तिबान नामक तोपखाने का रेजिमेंट बनाया गया है, बनाया जा रहा है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, सर्विलांस, दिव्य दृष्टि सर्विलांस और लॉइटरिंग म्यूनिशन बैटरी शामिल होगी। ठीक है, ये इसका क्या मतलब हुआ कि थल सेना में ऐसा तोपखाने का रेजिमेंट बनाया गया है कि जिसमें कि कुछ आधुनिक तकनीक जो कि निगरानी करेगी सर्विलांस के लिए। ये क्या है, नाम है इसका दिव्य दृष्टि। और ये क्या है, ये निगरानी के लिए काम करेगी। बेसिकली क्या है, ये मॉडर्न जो है वॉरफेयर में हम लोग देख रहे हैं ड्रोन की उपलब्धता, जो ड्रोन की उपस्थिति है उसका यूज किया जाएगा और ड्रोन के द्वारा निगरानी के संबंध में निगरानी किया जा सकता है। और इससे क्या है, मारक क्षमता, अपनी आक्रामक क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। क्यों, जो काम मिसाइल करती थी इससे पहले अब ड्रोन कर रही है। ड्रोन भी जो है एक जगह से दूसरी जगह दुश्मन की सीमा में जाकर उनके वहां के टारगेट को जो है ध्वस्त कर रही है, उसमें कैपेबल है, उसमें क्षमतावान है। तो ये जो दूसरा टर्मिनोलॉजी हम लोग देख रहे हैं लॉइटरिंग म्यूनिशन बैटरी, ये बेसिकली उसी समूह को दिखाता है जो इस रेजिमेंट में होगा। इस तोपखाने वाला जो रेजिमेंट होगा इसमें जहां तक चीजें होंगी, जो तोप है, जो टैंक है, उनका यूज किया जाएगा और उसके साथ साथ ये भी रहेंगे टारगेट को खत्म करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए। तो लॉइटरिंग म्यूनिशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रिसाइज लोकेशन पे, ये तो पहले इधर उधर घूमते इतने लोकेशन पे, जैसे ये लोकेशन कोई यहाँ पे लोकेशन है टारगेट का, और ये ड्रोन जो है सबसे पहले सटीकता मापेगा, तो हवा में तब तक वो रहेगा। लॉइटरिंग का मतलब यही होता है कि हवा में मंडराता हुआ, तो जैसे मधुमक्खी मंडराता है ना, तो मधुमक्खी मंडराता हुआ उसी तरह से ड्रोन मंडराता हुआ, और सटीक जब तक निशाने पे टारगेट को लॉक किया जाएगा उसके बाद उसे ध्वस्त कर सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो आम भाषा में इसको यही बोला जाता है, कामाकाजी ड्रोन भी इसी को बोला जाता है।
कि लोइटरिंग म्यूनिशन बैटरी, तो इसे भी शामिल किया जाएगा। तो इससे क्या होगी, इससे आक्रामक क्षमता बढ़ जाएगी, घातक अधिक आघात पहुंचाया जा सकेगा दुश्मन को, ठीक है ना। तो देख लिए दूसरा भी इसमें डेवलपमेंट क्या है, भैरव लाइट कमांडो बटालियन। क्या है ये नियमित इन्फेंट्री से गठित है। इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, ठीक है। इन बटालियनों को आधुनिक ड्रोन, गैजेट और हल्के हथियारों के साथ उच्च गतिशीलता वाले अभियानों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये लाइट कमांडो है कि जो छोटे छोटे जो टारगेट्स हैं, छोटे छोटे जो एक्सप्लोरेशन करने होते हैं, छोटे छोटे जो अभियान होते हैं उसमें है। तो इसीलिए क्या है, ये पैदल सेना है, उनके पास ड्रोन होगा और उसके साथ वो आगे बढ़ेंगे और हल्के हथियार भी होंगे, ठीक। दूसरा रुद्र ऑल आर्म्स ब्रिगेड, ये भी कुछ उसी तरह से, सब में ड्रोन और इस प्रकार की टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। इसमें क्या तीनों मिला दिया, इन्फेंट्री भी है, मशीनीकृत इन्फेंट्री भी है, टैंक भी है, तोपखाने भी हैं और यूएवीज मतलब ड्रोन भी एक प्रकार का, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी होंगे और विशेष बलों को मिलाकर एकीकृत विन्यासों में परिवर्तित किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर क्या है कि थल सेना के कुछ विन्यासों को आत्मनिर्भर एकीकृत युद्धक समूहों, यही जो बात हमने किया था, में पुनर्गठित करने के लंबे समय से लंबित प्रस्ताव का निरूप है। ये सारे डेवलपमेंट जो है, जो हमने बात किया था कि इंटीग्रेटेड यहां जो लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के रूप में भारतीय सेना को मॉडर्नाइज करने के दिशा में हमारा उठाया गया कदम है। तो ये इस तरह से काफी महत्वपूर्ण है। तो अब इस अवधारणा को पूरी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार कि एकीकृत युद्धक समूह के बारे में क्या है। बेसिकली वही कि ब्रिगेड आकार के दक्ष, सबसे पहला क्या है कि अवधारणा क्या है कि जो ब्रिगेड आकार है कि दक्ष में को आत्मनिर्भर युद्धक विन्यास होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थिति में दुश्मन के विरुद्ध तेजी से हमले। तो बेसिकली क्या है कि अपनी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए और फास्ट करने के लिए अपनी आक्रामकता को, तो उसके लिए यूज किया जाता है। एक दूसरा क्या है, जैसे कि थ्रेट, टेरेन और टास्क के आधार पर किसी विशेष उद्देश्य हेतु नियोजित किया जा सकता है और इसके लिए संसाधनों को 3T के आधार पर आवंटित किया जा सकता है। मतलब खतरा कितना है, टेरेन मतलब जो स्थल है, जो धरातल है जहां पे हम लोग लड़ाई हो रही है वो कैसा है, और टास्क क्या है। मतलब 3T को मतलब एक साथ समूहित करते हुए, इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेते हुए अपनी मारक क्षमता को तीव्र करना, फास्ट करना। क्योंकि किसी भी वॉर में ये सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी सेना के लिए कि आपकी प्रतिक्रिया कितनी फास्ट है, तीव्र है, रिफ्लेक्शन मतलब जो आपने रिस्पॉन्ड किया, अगर वो धीमी होगी तो उसमें आप एज नहीं ले सकते हो। तो इसीलिए बदलते हुए समय के साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना आवश्यक है। तो यही ये संदर्भ है। यहाँ पे और भी संदर्भ में क्या, आकार क्या है। आकार इसलिए छोटा, बड़ी सेना को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए या किसी भी अभियान में भेजने के लिए या उसे चलाने के लिए उसमें अपनी तरह की मुश्किलें आती है, उसे कंट्रोल करना और उसे इंप्लीमेंट कर पाना, ये समस्या है, चुनौतीपूर्ण है। लेकिन इसका आकार क्या है, एक सीमित आकार होगा। तो 5000 सैन्य कर्मियों को शामिल किया जाएगा, एक छोटा आकार होगा जिससे एक टारगेट के विशेष में काम दिया जा सकता है। ऑपरेशन पराक्रम, एक ऑपरेशन पराक्रम यहाँ महत्वपूर्ण है के बाद कोल्ड स्टार्ट या प्रोएक्टिव ऑपरेशंस रणनीति के हिस्से के रूप में IBG सिद्धांत का उद्भव हुआ। तो ये महत्वपूर्ण है यहाँ पे, ठीक है। कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान के खिलाफ सीमित क्षेत्र में तीव्र और केंद्रित हमलों के लिए बलों के तेजी से एकत्र एवं तैनात, मतलब हम पूरे सीमा पे जो है ना आक्रमण नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, टारगेटेड हम यहाँ पे कुछ इस सीमा में और फास्टली करेंगे और इतना ज्यादा करेंगे कि पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे दुश्मन के साजो सामान और स्ट्रक्चर को, एस्टेब्लिशमेंट को, जिससे क्या है कि दुश्मन जो है ना फिर से रिस्पॉन्स करने लायक स्थिति में ना रहे। तो ये जो है ना बदलते समय के वॉर की सच्चाई है, जिस दृष्टि से, जिसके संदर्भ में भारतीय सेना अपने आप को मॉडर्नाइज करने का प्रयास कर रही है। ये वही डेवलपमेंट था, ठीक है। तो एक और क्या है कि वही जो सारी बातें हम लोग कर रहे हैं कि इसका दर्शन क्या है। दर्शन यही है कि प्रोएक्टिव, पूर्व सक्रियता, कि पहले से पहल करना है, इंतजार नहीं करना कि जितनी देर आप करोगे उतना पीछे होगे। उसके बाद क्या है, कमजोरियों पे काम करना है और विघटन, दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को बाधित करना, मेन सबसे अधिक जो है अधिक से अधिक बाधित करना। एक हो गया, मतलब जो पूरा का पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसको तहस नहस करना, जिससे कि वहां पे इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ना, इंफॉर्मेशन आसपास वो भेज ना पाए,
तो पूरा का पूरा कारण मतलब क्या है कि जो दुश्मन का जो सिस्टम है वो पैरालाइज्ड हो जाएगा और हमारे कंट्रोल में चीजें होंगी और हम टारगेट को पूरी तरह से नष्ट करने की स्थिति में होंगे। और इसी में क्या है, उनकी प्रतिक्रिया भी कम किया जा सकता है। तो ये ऐसा है। दूसरा क्या, समय स्थान बल सूचना प्रभुत्व। क्या समय के अनुप्रयोग से क्या है कि दक्षता की विशेषता सबसे कम समय सीमा में अपेक्षित बल क्षमता के साथ स्थानों पर नियंत्रण प्रभुत्व स्थापित करना होगा। तो वही बात जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया वही है। उसके बाद क्या है, प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण और सेना का आधुनिकीकरण, कि टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट किया जाए, टेक्नोलॉजी को लगाया जाए, बदलते समय के टेक्नोलॉजी को। तो बदलते समय के टेक्नोलॉजी, जो पूरक टेक्नोलॉजी है वो इसमें यहाँ पे सशक्त नेतृत्व से युक्त आईबीजी सामरिक जीत एवं परिचालन सफलता की कुंजी साबित होंगे भविष्य के दृष्टिकोण से। तो ये पूरा का पूरा ये न्यूज था हमारा। हम नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा, ये अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न्यूज है। क्या है, हेडिंग पहले देख लेते हैं। टीसीएस ने अपनी बेंचिंग नीति में संशोधन किया है। एक तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से मैंने बोला, अर्थव्यवस्था में भी रोजगार के दृष्टिकोण से। क्या, रोजगार के दृष्टिकोण से। तो पेपर 3 में, ठीक है, पेपर 3 हो गया रोजगार के दृष्टिकोण से। काफी महत्वपूर्ण पॉलिसी हो सकती है। और आजकल जो रिसेशन का माहौल है अर्थव्यवस्था में, कुछ विशेष सेक्टर में, जिसमें आईटी सेक्टर के बारे में विभिन्न प्रकार के न्यूज आ रहे हैं, उससे संदर्भित कहीं ना कहीं ये बेंचिंग पॉलिसी है, जो किसके संदर्भ में, टीसीएस की एक नीति है ना। टीसीएस के द्वारा लाया गया है। अभी हाल फिलहाल में एक डेवलपमेंट हुआ है। टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि देश की एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर कंपनी है। उसके द्वारा क्या है कि हुआ क्या है कि कुछ नीति है, उसके द्वारा छटनी की आशंका है कर्मचारियों को, जिससे कि तनाव का माहौल बन गया है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि एक नीति, नई नीति लागू की गई है, जिसको क्या बोलते हैं, यही बेंचिंग पॉलिसी, जिसमें कि बेंचिंग अवधि को 36 कार्य दिवस प्रति वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। और इसके कारण क्या हुआ है कि बहुत सारे कर्मचारियों को ये लग रहा है कि उनकी जॉब जाने वाली है। तो मुद्दा ये है। तो हुआ क्या है, और ये क्या, ये थोड़ा संदर्भ और समझ लेंगे, उसके बाद बेंचिंग पॉलिसी पे आएंगे। और हुआ क्या है, पिछले वर्षों में विप्रो, इन्फोसिस, एसेंचर, ये सब महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, हम लोग ध्यान में रखें। तो ये सब ने जो है ना कर्मचारियों की संख्या में कटौती की है, मतलब डाउनसाइजिंग की है। क्यों? क्योंकि अपने लाभ को बढ़ाने के लिए, अपने खर्चों को घटाने के लिए। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं मंदी का माहौल है, ये विश्व स्तर पे किसी भी प्रकार की घटनाओं से संबंधित हो सकता है, लेकिन भारत में ये डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम लोग बेंचिंग के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो बेंचिंग के बारे में कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे कर्मचारी जो प्रोजेक्ट में, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो, पेरोल पे तो है, मतलब कंपनी के पेरोल पे तो है, सैलरी जा रही है, लेकिन वो किसी भी प्रोजेक्ट में जो है ना वर्तमान में इन्वॉल्व नहीं। एक लाइन में ये समझा जा सकता है। और उसके लिए सीमित कर दिया गया है कि मैक्सिमम इतने दिन तक ही अगर प्रोजेक्ट में नहीं भी शामिल है तो हम ये पैसा उन्हें रख सकते हैं या दे सकते हैं, मतलब उन्हें पे कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस 36 दिनों के बाद उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। यही पूरा का पूरा बेंचिंग पॉलिसी है। इसके बारे में डिफरेंट डायमेंशन को हम लोग और डिटेल में समझते हैं। क्या है कि आईटी कंपनियां बेंचिंग नीति का पुनर्मूल्यांकन क्यों कर रही हैं, ठीक है, बेंचिंग नीति। तो जैसा हमने समझा कि ये कैसे ये होते हैं बेंचिंग पॉलिसी में, कि जो प्रोजेक्ट में, किसी भी प्रोजेक्ट विशेष में शामिल नहीं है, ऐसे कर्मचारी। तो ऐसे कर्मचारी क्या होंगे, ऐसे कर्मचारी जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा बर्डन के रूप में होंगे। मतलब किसी प्रोजेक्ट में वो काम तो नहीं कर रहे हैं, उनकी सेवाएं तो नहीं ली जा रही है, जिससे कि कंपनी को मुनाफा हो रहा है, कि जिससे कि कंपनी की आय बढ़ रही है, लेकिन वो सैलरी उन्हें मिल रही है, डिफरेंट इंटरनल सोर्सेज में वो शामिल है। तो सबसे पहला वही है कि नॉन बिलिंग कर्मचारी इसको बोलते हैं, अवेलेबल, कम मांग के समय में, मतलब कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो उसकी मांग कम है, तो कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो गया, जो अभी की स्थिति बताई जा रही है। तो जब उधर से डिमांड कम है तो कंपनी का प्रॉफिट कम है, तो उस समय कंपनी के लिए क्या है, वो वित्तीय स्थिति पर बोझ डालते हैं ऐसे कर्मचारी, जो कि पेरोल पे तो है लेकिन किसी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए नहीं है। उसके बाद क्या, नॉन बिलिंग कर्मचारी के बारे में यही बताया गया है कि इसके बारे में पूरा का पूरा कि ये वे कर्मचारी होते हैं जो किसी कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उनका काम सीधे तौर पर ग्राहक को दिए जाने वाली प्रोजेक्ट या सेवा से नहीं है। तो मतलब सैलरी तो मिल रही है लेकिन वो प्रोजेक्ट से नहीं जुड़े हो। दूसरा क्या, सप्लाई डिमांड में अंतर है।
सप्लाई डिमांड में अंतर क्या है कि टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन और प्रोजेक्ट्स के रद्द होने से बफर स्टाफ की जरूरत में कमी आई है। तो ये हमने यही देखा कि ये पूरा का पूरा ये स्टाफ है जो कि प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था, लेकिन कुछ स्टाफ ऐसे भी हैं जो ऐसे बाहर बफर के लिए रखे गए हैं, इनका भविष्य में यूज किया जाएगा या इनका कुछ बाहर के इंटरनल प्रोजेक्ट्स के लिए, मतलब इंटरनल प्रोजेक्ट्स में जो है यूज किया जा रहा है। लेकिन कंपनी का टोटल अगर प्रॉफिट कम हो जाता है तो इस स्थिति में कंपनी क्या चाहेगी, सबसे पहले इन्हें निकाल दिया जाए, जिससे क्या उन पे जो पड़ने वाला जो अतिरिक्त बोझ है वो कम हो जाए। यही है ना। तो यही इसमें बताया जा रहा है इस पॉइंट में कि मांग आपूर्ति में अंतर है। जो मांग अभी घटी है, कंपनी का प्रॉफिट घटा है, तो उसमें जो है ना और कुछ घटनाएं बताया गया ऑटोमेशन और प्रोजेक्ट के रद्द होने से, नए नए प्रोजेक्ट के रद्द होने के कारण जो है ना ये बफर स्टाफ की जरूरत नहीं है, तो कमी आ सकती है। उपयोगिता दरें क्या है, कंपनी प्रोजेक्ट कर्मचारी अनुपात को बेहतर कर लाभप्रदता बढ़ाना चाहती है। तो कंपनी बेसिकली वही प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या, कर्मचारियों की संख्या कम कर दीजिए, ये ठीक है। तो ये संदर्भ है, यही बेंचिंग पॉलिसी संबंधित है। अब इसमें नैतिक और सामाजिक चिंताएं क्या है, देखिए रोजगार जाने से ये सिर्फ आर्थिक समस्या ही नहीं है, बल्कि ये पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए नैतिक समस्या और सामाजिक समस्या के रूप में उभर कर सामने आता है। इससे पूर्व भी देखा गया है, जब रिसेशन आया, सब प्राइम क्राइसिस आया 2008 में, तो इसके बहुत सारे नैतिक और सामाजिक समस्याएं थे डिफरेंट लेवल पे, कॉर्पोरेट्स के लेवल पे, मतलब कंपनियों के स्तर पे, व्यक्ति के स्तर पे, समाज के स्तर पे उसके प्रभाव हुए। वही संदर्भ यहाँ पे दिया जा रहा है। पहला कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है कि ये क्या है कि कॉर्पोरेट्स जगत का भी, जो कंपनियों का है, उनका भी एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। और जब इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, जो सप्लाई डिमांड मिसमैच है, उनका प्रॉफिट कम हो रहा है, तो इस प्रकार की स्थितियों में क्या है, कंपनियों की जिम्मेदारी बनती है कि न्याय संगत और मानवीय वर्कफोर्स प्रबंधन को सुनिश्चित करें, जिससे कम से कम लोगों को निकाला जा सके अचानक से, ठीक है। और विशेष रूप से जब उन्होंने कर्मचारी प्रशिक्षण पर बड़ा निवेश किया, तो ऑलरेडी इन्हें क्या है, ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ये ऐसे कर्मचारी हैं जो ऑलरेडी कुछ दिनों से काम, कुछ महीनों से, कुछ साल भर से काम कर रहे हैं, तो उन्हें निकालने की बजाय उन्हें एडजस्ट करने की बात की जानी चाहिए। दूसरा, कर्मचारी अधिकार, तो कुछ क्या है, कर्मचारियों का अधिकार भी है। क्यों? क्योंकि व्यावसायिक दक्षता और कर्मचारी कल्याण के बीच में, व्यावसायिक दक्षता मतलब क्या, तो उनकी दक्षता, काम करने की क्षमता, तो काम करने की क्षमता, और कर्मचारी कल्याण मतलब उनके पास अचानक से रोजगार छीने जाने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ये प्रचलन सही नहीं है। मतलब उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें एक सुरक्षा दी जाए, नौकरी की सुरक्षा दी जाए, रोजगार की सुरक्षा उनके पास हो। तो इसके बीच में संतुलन बनाया जाना चाहिए। और इससे होगा क्या, इससे बेसिकली यही होगा कि हायर एंड फायर की नीति, मतलब जब जरूरत पड़ी हायर कर लिया, और जब जरूरत खत्म हो गई तो फायर कर दिया, मतलब नौकरी से निकाल दिया। ये फ्रेज है अंग्रेजी का, हायर एंड फायर पॉलिसी। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई नहीं होता, पेरोल के लिए नहीं होता, बल्कि एक तरह से बोल लिया जाए कि ठेके पे काम करना है, इस तरह की चीजें होती है। तो हायर एंड फायर पॉलिसी, इस प्रकार की संस्कृति बढ़ती। तो इस प्रकार की पॉलिसी में समस्या क्या होती है, सामाजिक रूप से जो सामाजिक सुरक्षा का भाव है, जो रोजगार के कारण आपके जीवन में आता है, किसी व्यक्ति के जीवन में आता है, वो कम हो जाता है और उसकी आर्थिक सुरक्षा कमजोर हो जाती है, उसे कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। और इसका यही नहीं है, सिर्फ आर्थिक स्थिति पे ही दबाव नहीं पड़ता, बल्कि उस व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक संबंधों पर भी दबाव पड़ता है, क्योंकि उसकी कमाई पे, उसके रोजगार पे कहीं ना कहीं उसकी मानसिक दशा, उसकी पारिवारिक संबंध भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक संबंध भी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी बड़े पैमाने पर छोड़ता है। तो इसलिए ये जो है बड़ा मुद्दा बन सकता है, और इसके कारण बहुत सारे अपराध वगैरह भी किए जाते हैं, और ये जा सकते हैं। ऐसा मामला भूतकाल में पहले आ चुका है, ठीक है ना। तो ये संदर्भ था हमारा बेंचिंग पॉलिसी को लेकर। निष्कर्ष में यही बोला गया है कि आईटी क्षेत्रों में ऐसी नीतियों में बदलाव किया जाए जो कि गतिशील जो उद्योग व्यवस्था है, देश की नहीं बल्कि विश्व की, तो उसको समाहित किया जाए और उसके साथ तालमेल बिठाया जाए, और ऐसा जो है ना व्यवस्था बनाया जाए जिससे सहयोग और सहानुभूति पे आधारित हो, ठीक है, जिसमें सबका विकास सुनिश्चित हो, कल्याण सुनिश्चित हो, और क्या है, व्यावसायिक लक्ष्यों को कुशल, संलग्न और सुरक्षित कार्यबल की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के साथ संतुलित किया जाए। मतलब जो स्किल लेबर है और जो इन्वॉल्व है आपके यहाँ, और जो सुरक्षित कार्यबल है, उसको बचा के रखा जाए, उसको प्रेरित किया जाए।
ना कि हायर एंड फायर पॉलिसी को बढ़ावा दिया जाए। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल था हमारा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट जो न्यूज आर्टिकल है हमारा 4th नंबर न्यूज आर्टिकल क्या है, उत्तराखंड पर्यटक वहन क्षमता, पर्यटक वहन क्षमता का आकलन करेगा उत्तराखंड राज्य के द्वारा। बेसिकली ये क्या है, पर्यावरणीय संरक्षण और विकास से जुड़े मुद्दों, सतत विकास के दृष्टिकोण पर आधारित ये मुद्दा है। ये डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। पेपर 3 में जो पर्यावरण है ना, GS 3, उससे जोड़कर हम लोग इसे देख सकते हैं। क्या है मामला, किसी भी स्थान पे, पूरे पृथ्वी पे किसी भी स्थान पे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उसकी एक वहनीयता है। वहनीयता मतलब क्या, कि ढोने की क्षमता, उस पर्यावरणीय पूरे के पूरे वातावरण को कुछ उस पर दबाव झेलने की, जनसंख्या के दबाव झेलने की, क्योंकि संसाधन सीमित है। तो जनसंख्या के एक सीमित मात्रा में ही दबाव और या दोहन जो है ना किया जा सकता है। अगर इसकी सीमा के ऊपर अगर किया जाता है तो पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना खतरे में आ जाती है। और यही कारण है कि विभिन्न हिस्सों में विश्व के वहाँ पे जनसंख्या के बढ़ने के कारण और जनसंख्या की जो विभिन्न गतिविधियाँ हैं, मतलब मानवीय गतिविधियाँ, कैसे, जैसे कि शहरीकरण को बढ़ावा देना, बहुत अधिक शहरीकरण का प्रसार, घरों का बनना, जनसंख्या का बढ़ना, उसके बाद क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन, पर्यटन का बढ़ना, ये सब जो है ना वहाँ के वातावरण पे दबाव डालते हैं। वहाँ के संसाधनों पे, जैसे जल संसाधन, मतलब वहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ है, वहाँ पे जो नदी है, सब पे दबाव डालते हैं। वहाँ पे जो वन है, वनस्पति है, सब पे, जिसके कारण क्या है, उसके कारण कि उस पूरे के पूरे जो इकोसिस्टम है उस पर लंबे समय में जो है ना उसके अस्तित्व पे खतरा उत्पन्न हो जाता है और लंबे समय तक उसे बचा कर रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, इस प्रकार की जो विकास की प्रक्रिया है वो सतत विकास के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि सतत विकास का सिद्धांत क्या बोलता है कि विकास की ऐसी प्रक्रिया जो कि पर्यावरण के हितों को शामिल करते हुए विकास को बढ़ावा दिया जाए, और इसीलिए जो संसाधन का ऐसा इष्टतम उपयोग यहाँ पे सुनिश्चित किया जाता है जिससे कि जो संसाधन है, चाहे कोई भी संसाधन हो, जल संसाधन हो, मृदा संसाधन हो, उसका उपयोग जो है ना आने वाली पीढ़ियां भी कर सकें, मतलब उसको ऐसे बचा के, संजो के, संरक्षित करके रखा जा सके। यही संदर्भ है पूरा का पूरा। इसलिए जो उत्तराखंड में एक जिला का संदर्भ यहाँ पे आया है। क्या, कौन सा जिला? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो है, जो कि एक महत्वपूर्ण क्या है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, पर्यटन केंद्र भी है देश का। वहाँ पे जो पर्यटकों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उसके बहुत सारे पर्यावरणीय जो है ना दुष्प्रभाव दिख रहे हैं, जिसके कारण से वहाँ की सरकार जो है इस अनियंत्रित पर्यटन को के बढ़ते अनियंत्रित पर्यटन या जो वाहनों का जो ट्रैफिक है और जनसंख्या का जो दबाव है, इसको जो है ना कंट्रोल करने के लिए, इसके जांचने के लिए एक सर्वेक्षण करा रही है। और उसका उद्देश्य है कि दीर्घकालिक इस संदर्भ में रणनीति बनाना, इस संदर्भ में क्या, एक फ्रेमवर्क डेवलप करना लॉन्ग टर्म के लिए, कि कैसे इस समस्या से का निपटान किया जाए, इसका समाधान किया जाए। तो इस संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं जो हमने बातें की कि 2024 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है, NGT जो है, इसके द्वारा राज्य सरकार को निर्देश भी दिया गया था कि नैनीताल जिले में जो यात्री वाहन क्षमता जो है और क्या पर्यावरणीय संवेदनशीलता के आधार पे वर्गीकृत किया जाए। तो मतलब बताया जाए, सरकार के द्वारा ये निर्देश दिया गया, NGT के द्वारा सरकार को निर्देश दिया गया कि आपको इस प्रकार की जो वहनीय क्षमता है, मतलब वहाँ की कैरिंग कैपेसिटी जो है, जो पर्यावरण पे कहाँ कितना अधिक खतरा है इस कारणों से, तो वो आप उसको क्या करें, उसको वर्गीकृत करें, कैटेगराइज्ड करें, सबसे अधिक में, सबसे खतरनाक में, सबसे अधिक में, मॉडरेट में, फिर कम में, इस तरह से जोड़िंग किया। इसका मतलब यही था। तो इस संदर्भ में हम लोग जो उत्तराखंड में सरकार के द्वारा ये जो फैसला लिया गया है उसको देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट आयाम को हम लोग देखते हैं। वहनीय क्षमता के बारे में एक बार बात कर लेते हैं और अच्छे से। क्या है कि जैसा हमने बताया कि किसी भी पर्यावरणीय जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसकी एक क्षमता है, सीमित क्षमता है, क्योंकि संसाधनों का सीमित है, संसाधन सीमित है, और संसाधनों के आधार पर एक निश्चित जनसंख्या का ही वो भार वहन कर सकती है।
तो इसी आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता को क्या बोलते हैं कि इसको से जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन क्या है, और इसमें सारे चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। वनस्पति हो सकती है, वहाँ की जलीय निकाय, हाइड्रोलॉजी जो बोला गया, नदी, जल निकाय, जो कुएं हैं, जो वहाँ के जो भूमिगत जल जो अवेलेबल है, तो उसका भी जो दोहन, जो सबका दोहन जो है ना एक निश्चित मात्रा में ही किया जा सकता है निश्चित समय के लिए। अगर इस मात्रा से अधिक हुआ तो समय से पहले खत्म हो जाएंगे और पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है ना वो निर्जन हो जाएगा, तो उस तरफ बढ़ेगा वो। जैसे कि पर्वतीय राज्यों में अधिक कंस्ट्रक्शन के कारण क्या हुआ, वनों को काट लिया गया। तो वनों को काट लिया गया तो सबसे पहले क्या बदलेगी, वहाँ पे वर्षा बदल जाएगी। दूसरा क्या बदल सकती है, वहाँ पे जो वहाँ पे होने वाली जो चरम घटनाएं हैं, लैंडस्लाइड की घटना बढ़ जाएगी, और जो है चरम घटना जैसे सूखे की मार वहाँ पे झेला जा सकता है। तो इस तरह की घटनाएं बढ़ जाएगी। तो यही होता है कि पर्यावरण जो है ना खत्म होने के कगार पे बढ़ रहा है। तो यही इसी चीज को रोकने के लिए तो ये संदर्भ है। तो यहाँ पे बताया गया कि जैसे वनस्पति, हाइड्रोलॉजी, अजैविक जैसे भूभाग, जलवायु दोनों कारकों पर निर्भर करता है। ये पूरा का पूरा जो फैक्टर जो बताया गया वहनीय क्षमता। और दूसरा क्या कि वहन क्षमता का आकलन करने के लिए दो प्रमुख अप्रोच है। क्या अप्रोच है? पहला कि ग्रहीय सीमा, वही जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि, भूमि क्षरण, प्रदूषण, जल संकट जैसे पर्यावरणीय संकटों के संदर्भ में लागू किया जाता है। मतलब इसके दुष्प्रभाव स्वरूप है ना, ये जो घटना घटी, जो वहनीय क्षमता से अधिक जनसंख्या का ये हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, जो डिफरेंट एक्टिविटी हुई, इसके कारण इस तरह की जो घटनाएं हैं इसमें कितनी वृद्धि हुई, इस अप्रोच को अपनाते हुए आगे की कार्रवाई करना। तो एक तो अप्रोच ये है। दूसरा क्या है कि बायो कैपेसिटी ओवरशूट अप्रोच, कि बायो कैपेसिटी हमने देखा कि सब बायो कैपेसिटी में क्या कि प्राकृतिक प्रणालियां, मतलब वही वन, मृदा, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी जनसंख्या को, कितनी गतिविधियों को और सहन कर पाने की क्षमता है, कितने दिनों तक चलेगा वो संसाधन, ठीक है, उसके आधार पे जो है ना वहां पे देखा जाएगा। मतलब इसको ऐसे देख सकते हैं कि वार्षिक स्तर पे जो उत्पादकता है, मतलब जमीन जितनी उपज दे रही है, वहां पे जितना जल संसाधन है, हाँ, जितना जल संसाधन है, उसके बाद जितनी वर्षा हो रही है, तो इस प्रकार की और भी जो अदर सोर्सेज जो है ना, प्राकृतिक सोर्सेज है, वो कितना तेजी से खर्च हो रहा है। तो इसी को बोला जाता है क्या, उपभोग, वार्षिक उत्पादकता का उपभोग कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर बढ़ेगी तो हर साल कुछ महीनों के भीतर ही हम प्राकृतिक प्रणालियों की कुछ वार्षिक उत्पादकता का उपभोग कर लेते हैं। इसी को बोला जाता है अर्थ ओवरशूट डे। तो मतलब जितना प्रकृति ने हमें दिया था हम उससे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, और कंज्यूम कर रहे हैं तो कुछ दिनों में वो सारे संसाधन खत्म हो जाएंगे। तो या तो वो जगह छोड़ना पड़ेगा या फिर वहां पे बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है वो स्थान, वो मानव बस्ती, ठीक है। उसी तरह सतत विकास की योजना में वहन क्षमता का महत्व, तो ये तो स्पष्ट ही हो चुका है। सतत विकास क्या है कि उसको संरक्षित करना और उसके लाभ को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना। लेकिन जब वहनीय क्षमता से अधिक जो है जनसंख्या का दबाव होगा, मानवीय गतिविधियां चलेंगी, तो होगा क्या, वो पर्यावरण को बचा के लॉन्ग टर्म तक नहीं रखा जा सकता है। यहाँ पे जो चर्चा का विषय था नैनीताल जिला, तो वहाँ पे बड़े लंबे समय तक अगर इसी प्रकार की पर्यटन गतिविधियां होती रही और अनियंत्रित पर्यटन जो है चलता रहा वहाँ पे, जिससे पर्यटकों का आना जो है ना अनियंत्रित संख्या में चलता रहा वहाँ पे, तो लंबे समय तक वहाँ संसाधन की कमी हो जाएगी। मतलब क्या, खाने पीने के सामान से लेकर पीने के पानी तक, और उसके बाद जमीन की भी समस्या। तो इस प्रकार की समस्या जो है ना संधारणीयता के सिद्धांत को, सतत विकास के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो बात यही है यहाँ पे कि इसलिए इसको क्या देखा जा सकता है कि विकासात्मक गवर्नेंस, जो डेवलपमेंटल गवर्नेंस और विकासात्मक संधारणीयता के बीच क्या होगा, टकराव की स्थिति व्यावहारिक रूप से निपटने का विकल्प प्रदान करती है। मतलब विकास के लिए ऐसी पॉलिसी हो जो कि पर्यावरण को भी शामिल करे, सतत विकास के लक्ष्यों को भी शामिल करे, दोनों को तालमेल बिठा कर चलना होगा, ठीक है। अब यही यहाँ पे बात किया गया है कि एक इंफोग्राफिक दिया गया है यहाँ पे कि वहन क्षमता का आकलन हेतु एहतियाती सिद्धांत क्या है। तो पहला यही, अनिश्चितता की स्थिति में निवारक कार्रवाई करना, कि अभी तक मतलब कुछ पता नहीं है कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है और कितना ज़्यादा ये जो है खतरनाक हो सकता है। तो इस स्थिति में क्या है, रोकने के लिए तुरंत जो है ना प्रिवेंटिव को एक्शन लेना। तो अचानक से वो चीज़ें रोक दो। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी रोक लग जाती है,
शहरों में, और खास करके नैनीताल में भी ऐसा देखा होगा कि पर्यटकों के जाने पे एक सीजन में कि इस सीमा के बाद, इस तारीख के बाद उस शहर में आप घुस नहीं सकते हो। इस प्रकार के न्यूज आते रहते हैं डिफरेंट लोकेशन से, जिसमें कि नैनीताल भी एक शहर महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकता हो गई है। विकासात्मक गतिविधियों के समर्थकों पर बर्डन ऑफ प्रूफ, वही कि जो विकासात्मक गतिविधियां हैं उन्हें ये साक्ष्य प्रदान करना पड़ेगा, ठीक है, कि इसके लाभ इतने होंगे कि पर्यावरणीय संरक्षण की दृष्टिकोण को हम थोड़ा नजरअंदाज कर सकते हैं या उसको बाईपास किया जा सकता है। संभावित रूप से हानिकारक कार्यों के विकल्प तलाशना, और कहीं से भी जो है ना कोई भी ऐसा जो है हानिकारक कारक है तो उसका विकल्प ही देखना, और निर्णय लेने में आमजन या हितधारकों, जो पक्षकार हैं, जो लोकल लोग हैं, उनकी स्थानीय स्तर पे उनकी बात को सुनना, उनकी बातों को शामिल करना पॉलिसी मेकिंग में। तो ये पूरा का पूरा बहनीय क्षमता का मुद्दा था। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज जो हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा, जूनोटिक खतरों के वैश्विक हॉटस्पॉट। ये बेसिकली क्या है, मानव स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने देखा है कि मानव स्वास्थ्य से संबंधित जो है काफ़ी टॉपिक हम लोगों ने देखा है, डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में ही। तो जूनोटिक खतरे मतलब पशुओं से होने वाले जो संक्रमण वगैरह जो उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं, उन्हें जो है ना इस प्रकार की कैटेगरी में रखा जाता है जूनोटिक खतरों के रूप में, ठीक है। और विश्व में जो हॉटस्पॉट सामने आया है कि कहाँ कहाँ पे इस प्रकार के जो पशुओं से होने वाले संबंध में विभिन्न प्रकार के जीवों और सूक्ष्म जीवों के आधार पे जो रोगों का प्रसार होता है, इसमें बेसिकली उन्हें शामिल किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक अध्ययन आया है कि जूनोटिक खतरों में वैश्विक हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, मतलब डिफरेंट स्थानों पे, कहीं पे बहुत अधिक है, कहीं पे थोड़ा मॉडरेट है, कहीं पे कम, ये बात है। और ये किसके द्वारा किया गया होगा, ऑब्वियसली क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और इसको प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है कि जो जूनोटिक बीमारियां हैं जो सूक्ष्मजीवों के आधार पे, जैसे कि इबोला, नीपा, हमने सुना है काफ़ी खतरनाक बीमारियां हैं, है ना, और ये सब जो है ना भारत तक इसका प्रकोप पहुंच चुका है। इसका वैश्विक स्तर मूल्यांकन किया जाए, और क्या है, कोविड-19 को भी इसमें शामिल लेकिन नहीं किया गया, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो ये एक टर्म है यहाँ पे एक फैक्ट है, तो इसको आगे रखते हैं। परिभाषा क्या है जूनोटिक रोग की? जूनोटिक रोग की परिभाषा यह है कि जूनोसिस भी कहा जाता है कि उन कीटाणुओं, मतलब कीट जैसे क्या है सूक्ष्म जीव, समझेंगे कि वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, फफूंदी के कारण होते हैं जो जानवरों में, मनुष्यों में जिनका प्रसार संभव है। तो यही जूनोटिक रोग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डायमेंशन देखते हैं इसका कि ये रिपोर्ट क्या बोलती है, ये स्टडी क्या बोलती है। स्टडी क्या है, यही बोल रही है कि 9.3% भूमि क्षेत्र का रोग प्रकोप विश्व में 9.3% भूमि जो है ना की उच्च क्षमता पे या बहुत उच्च 3% जोखिम वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है, ठीक है। उसके बाद के जूनोटिक रोगों के वैश्विक हॉटस्पॉट्स क्या हैं। वैश्विक हॉटस्पॉट में आप देखोगे विभिन्न कॉन्टिनेंट की बात की गई, जिसमें लैटिन अमेरिका, ओशियानिया सबसे अधिक वहां पे खतरा है 18.6%, सर्वाधिक उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हैं। इसके बाद एशिया है और उसके बाद अफ्रीका है, ठीक। उसके बाद दुनिया करीब 3% आबादी जो है ना इस खतरे का जोखिम वाले क्षेत्रों में शामिल है, मतलब रह रही है वहां पर, जबकि 20% आबादी मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र में रहती है। तो हमको समझने का प्रयास करेंगे तो बेसिकली क्या है, ये जो मैंने बताया सूक्ष्मजीवी, तो सूक्ष्मजीवी का विकास होना, उनका प्रसार होना और उनके कारण पशु में और इंसानों में जो है ना रोग का फैलना, तो क्लियरली ये दिखाता है कि जो हमारी प्लानिंग है, हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा हेल्थ के प्रति जो अवेयरनेस है, उस सब के विकास को दिखाता है, उस प्रक्रिया को दिखाता है। तो जहाँ भी इन सारे आयामों पे विकास जो है ना कम होगा, वहाँ पे इस प्रकार के रोगों का प्रसार ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, इस सब में। और यहाँ पे एक फैक्टर और है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, और दोनों फैक्टर मतलब दूसरा जो है विकास गतिविधियाँ भी वहाँ कम होंगी, विकास का स्तर भी कम होगा, तो वहाँ पे ये खतरा अधिक बढ़ जाएगा, इस प्रकार के खतरे। तो ये हम लोग भारत का संदर्भ भी ले सकते हैं कि भारत में जनसंख्या घनत्व अधिक है और हमारे यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से जुड़े जो जागरूकता है और
हाइजीन और क्लीनलीनेस से संबंधित जो जागरूकता है वो कम है। तो इस संदर्भ में ये न्यूज काफी महत्वपूर्ण है भारत के लिए भी। क्या है, प्राथमिकता वाले रोगों को जोखिम को प्रभावित करने वाले मानवीय कारक, तो वही हम लोग समझ सकते हैं कि मानवीय कारक क्या है। जलवायु कारक, गर्म जलवायु में सबसे ज्यादा इनके फैलने का कारण होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो भारत क्या एक विकासशील राष्ट्र है, उष्णकटिबंधीय राष्ट्र है, इसलिए हम लोग देख सकते हैं लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, सब इसमें जो है रोगों का प्रसार और इस तरह के संक्रामक रोगों का जो है ना प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। जो निपाह, इबोला, सबकी बात जो हमने की, ये सब कहीं ना कहीं यहाँ से निकले हैं और इनका प्रसार बहुत तेजी से हुआ है। तो यही है, जल की कमी तो रहती ही है और उसके बाद जानवरों की अधिकता सीमित संसाधनों पे, तो जिससे क्या हाइजीन की समस्या ज़्यादा उभर कर आती है और जो जानवरों का जो वेस्ट है उनका प्रसार भी ज़्यादा होता है अपने आसपास के घरों के आसपास जो है ना। तो ये इस कारण से यहाँ पे फैलने का डर ज़्यादा है, संभावना ज़्यादा है। पर्यावरणीय भूमि उपयोग कारक वही है कि उच्चतर पशुधन घनत्व से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जनसंख्या घनत्व अधिक है, मतलब बार बार भूमि के उपयोग में जो है ना बदलाव किया जा रहा है और वनों के नजदीक रहने से, तो ये सब कारण जो है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है ना, तो उसमें क्या है कि जनसंख्या बढ़ रही है, मतलब जो भूमि संसाधन है उस पर भी जनसंख्या का प्रेशर बहुत अधिक है, जिस कारण से क्या वन का कटाव अधिक हो रहा है और जो हमारी जो बस्तियां हैं, मानव बस्तियां, वो वन तक नजदीक जा रही है या वहीं पे है, तो जिस कारण से भी समस्या उभर कर सामने आ सकती है या समस्या है। और जनसंख्या घनत्व जो यहाँ पे हमने देखा है कि जनसंख्या घनत्व तो इस सारी प्रक्रियाओं को जो है ना तीव्रता लाने के लिए, ट्रिगर करने के लिए महत्वपूर्ण है। और तेजी शहरीकरण भी हो रहा है, कारण यही तेजी शहरीकरण हो रहा है, उस पर क्या अनप्लान तरीके से हो रहा है। अनप्लान तरीके से होने के कारण क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विकसित नहीं है, मतलब नल से आने वाला जल भी उपलब्ध नहीं है, साफ जल नहीं है, उसके बाद निकलने के लिए ड्रेनेज व्यवस्था नहीं है, तो जिस कारण से जो है ना संक्रमण और इस तरह के जो वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जो है ना इसके उभरने की, इसके जन्म लेने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। तो इसलिए ये सब इलाके जो है ना, इस प्रकार के क्षेत्र जो है ना, इससे ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना रखते हैं। अब नीति संबंधी सुझाव क्या है यहाँ पे? नीति संबंधी सुझाव वही है कि जलवायु अनुकूलन, सतत भूमि उपयोग पद्धतियां और शहरी नियोजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे कि इन प्रकार के जो सूक्ष्मजीव हैं उनको उभरने से उसके उत्पन्न होने को ही रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। और ज़्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, वह जैसे मैंने बताया, भारत को उदाहरण ले सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना, खासकर क्या है, जूनोसिस की निगरानी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मतलब इस प्रकार के जो सूक्ष्मजीवों से जो हो रहे हैं, जो रोगों का प्रसार, उनकी निगरानी भी करना, मॉनिटरिंग करते रहना क्षेत्र विशेष में जहाँ पे इस प्रकार की संभावना मिले। जनसंख्या घनत्व अधिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, तो मशीन लर्निंग मॉडल्स, यहाँ पे देखिए एआई और मशीन लर्निंग का युग, क्यों? क्योंकि डेटा से संबंधित ही तो है। एक तो क्या है कि जो जोनिंग किया गया, जो क्षेत्र के आधार पर बांटा गया, उसमें जो है डिफरेंट पैकेट्स हो सकते हैं कि जहाँ पे इसकी संभावना अधिक हो सकती है, सबका जो है डेटा यहाँ पे हो और उसका जो है उसकी निगरानी, मॉनिटरिंग समय समय पे की जाती रही, तो जिससे क्या है रोकथाम करने में, हम लोगों को कंट्रोल करने में जो है ना आसानी हो सकती है। और वन हेल्थ पे आधारित वैश्विक तैयारियों के लिए जलवायु, कृषि, पर्यावरण और स्वास्थ्य जैसे सभी क्षेत्रों के बीच सहयोग आवश्यक है। मतलब क्या है कि सारे जो फैक्टर्स हैं, जलवायु फैक्टर है, जो कृषि वाला फैक्टर है, जो स्वास्थ्य वाला जो फैक्टर है, सबसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पक्षकार हैं, जो एजेंसी है, सबको एक साथ मिलकर नीति बनानी चाहिए और एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी होनी चाहिए, जिससे क्या है कि वन हेल्थ पे बेस आधारित, मतलब एक जैसा स्वास्थ्य सुविधा जो है ना लोगों को मुहैया कराया जा सके, जीवन स्तर मुहैया करवाया जा सके, इसके लिए नीति बनाई जानी चाहिए। तो ये इस बात की जा रही है, यही नीतिगत संबंधी सुझाव थे, इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग आज की अन्य सुर्खियों पे आते हैं। शॉर्ट न्यूज जो हमारा पहला है, इसमें माजुली आइलैंड, माजुली द्वीप जो असम में ब्रह्मपुत्रा नदी और उनकी जो आसपास की नदियां हैं उसके बीच में बना हुआ एक द्वीप है। मतलब ये नदीय द्वीप है, नदी के कारण बना हुआ। इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं, ये ऐसे नदी जा रही है और दो नदी आ गई और उसमें जो जमाव किए जा रहे हैं बीच में, तो इसमें समय के साथ ये निक्षेपण करने से, नदियों के द्वारा जो मलबा निक्षेपित किया जाता है, इससे इस प्रकार के द्वीप बन जाते हैं, जो कि माजुली आइलैंड है। ठीक है, तो माजुली आइलैंड फेमस है, तो यहाँ पे जनसंख्या भी निवास करती है, यहाँ पे जनसंख्या भी निवास करती है, यहाँ पे बहुत सारे आर्द्र भूमि हैं।
ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट स्थल है ये, और एक भौगोलिक स्थलाकृति तो है ही इंपॉर्टेंट। तो हम लोग संदर्भ देखते हैं, हुआ क्या है कि माजुली द्वीप के लोग ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कंचन के पेड़ लगाकर नदी के तट के कटाव से निपटते हैं। बस बेसिकली ये एक जो है ना प्रैक्टिस है यहाँ पे जो किया जाता है, कि वही हमने देखा कि इसका जो यहाँ पे संरचना को, तो नदियां जो है ना इसका कटाव भी समय के साथ करती हैं, क्योंकि नदियों के द्वारा लाया गया है ये मलबा, और जो समय के साथ जम के जो है ना एक आइलैंड का रूप ले लिया, तो समय के साथ ये कटाव भी करती है। लेकिन वहां पे उनके किनारे पे अगर कुछ इस प्रकार के पेड़ भी हैं, प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने इस प्रकार के पेड़ उग जाते हैं, जिससे क्या है उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उस कटाव को, तटीय कटाव को, उस बहाव को। तो यही यहाँ पे संदर्भ है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ जानकारियां दी गई हैं। तो जो हमने देखा कि दुनिया का क्या सबसे बड़ा नदी द्वीप है, एक ये चीज है इंपॉर्टेंट। 2016 में क्या भारत का पहला नदी द्वीप जिला बन गया, मतलब माजुली डिस्ट्रिक्ट भी हो गया। तो ये सब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है इसमें। अब दो नदियां मैंने बताया, तो दक्षिण में क्या है ब्रह्मपुत्र है, और उत्तर में क्या है खेरकुटिया जूती और सुबनसिरी नदी है। तो हम लोग देख सकते हैं, ठीक। आर्द्रभूमि भी की बहुत सारी है यहाँ पे, ठीक है ना, जो कि वहाँ के जो जनजाति समुदाय वहाँ रह रही है, वो आर्द्रभूमि को अपने वाटर जो है ना पर्पस के लिए, वाटर यूज के लिए यूज करती, मतलब वहाँ पे जल संसाधन, महत्वपूर्ण जल संसाधन के स्रोत है। मतलब ऐसे ही झील के रूप में, छोटे छोटे झील, इसको बील्स भी बोला जाता है, बील्स, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए पूछा जा सकता है। और इसी तरह से क्या है, छोटे द्वीपों से घिरा हुआ है, और स्थानीय रूप से चापोरिस के नाम से जाना जाता है। आर्द्रभूमि है बहुत सारे, और छोटे द्वीपों से घिरा हुआ है, जिन्हें क्या बोलते हैं, चापोरिस। तो चापोरिस और बिल्स, ध्यान रखेंगे इसमें अंतर। और ये पूरा का पूरा जो है इस प्रकार का एक तरह से प्राकृतिक रूप से ये धरोहर स्थल है, इसीलिए क्या है कि विश्व धरोहर स्थल की भारत की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। और वहां पे क्या है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से क्या, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सत्र नाम की संस्था, सत्र है ना, सत्र संस्था, ये क्या है, हम लोग वैष्णववाद में का नाम हम लोगों ने सुना है। वैष्णववाद से संबंधित ये संप्रदाय है, जो आसाम में काफी महत्वपूर्ण रूप से प्रसार है इसका, और ये इसकी स्थापना यहाँ पे की गई है, और स्थापना असमिया संस्कृति के जनक शंकर देव ने की थी, ठीक है ना। तो जो यहाँ अवस्थित है, तो ये महत्वपूर्ण है ये न्यूज, ठीक है। चलिए, एक साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्या है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, जैसे हमने बताया, नाम से ही पता है कि ये ब्रेन से संबंधित है, दिमाग से संबंधित है, और दिमाग में क्या स्टिमुलेट करने से संबंधित, और स्टिमुलेट मतलब उसको चलाए रखने से, मतलब बाहर से सिग्नल दिए जाने से। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का उपचार करने का एक तरीका है, जिसमें कि बाहर से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जो है इलेक्ट्रॉनिक चिप के द्वारा भेजा जाता है दिमाग में, और वो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, है ना, मानवीय शरीर में, जिससे क्या है कि दिमाग में कुछ विशेष परिस्थितियों में, जब ये जो विशेष परिस्थितियों में जब मानवीय दिमाग सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा होता, मतलब किसी रोग वगैरह की स्थिति में, जैसे पार्किंसन वगैरह की स्थिति में, तो उस समय क्या है कि जो कंट्रोल्ड जो सिग्नल है वो इसको ऐसी स्थिति को जो है ना रोकेंगे, उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इसलिए रोगों पे नियंत्रण पाने के दृष्टिकोण से भी ये उपचार काफी महत्वपूर्ण है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ठीक है ना। तो यही एक तकनीक है जिसमें डॉक्टर कुछ विकारों को इलाज के लिए मस्तिष्क के विशिष्ट हिस्सों में इलेक्ट्रोड प्रत्यारोपित करते हैं, ठीक है। वो अंदर मतलब एक सेंसर की तरह होगा, जो कि एक पेस मेकर से जुड़ा रहेगा, जो सिग्नल भेजता रहेगा, और वो जो खराब वाले सिग्नल्स हैं उनको कंट्रोल करेगा। यही पूरा का पूरा अवधारणा है यहाँ पे। ये इलेक्ट्रोड कहाँ, जो मैंने बताया, छाती में लगा होता है, त्वचा पे आप देखते हो पैच लगा रहता है ना, यहाँ पे चेस्ट पे। तो ये वही है, और असामान्य मस्तिष्क गतिविधि को समायोजित करने के साथ साथ उसको कंट्रोल करेगा और उसको सुधारेगा, उसमें सुधार लाएगा। तो बेसिकली पार्किंसन और डिस्टोनिया जैसे जो रोग हैं उसमें ये कारगर साबित हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ये है एक्सेलेरोमीटर। ये भी साइंस एंड टेक से संबंधित। एक्सेलेरोमीटर मतलब एक्सेलरेशन से संबंधित है, त्वरण, है ना। ये त्वरण के लिए क्या सेंसिंग डिवाइस है। क्या है ये? सेंसिंग डिवाइस, सेंस करना, पकड़ना किसी सिग्नल को, किसी तरंग को। उससे क्या होगा, संवेदनशील, संवेदन लिखा गया यहाँ पे, सेंसिंग लिखेंगे यहाँ पे, सेंसिंग, सेंसिंग डिवाइस है ये, ठीक है। त्वरण को मापता है और मानव गति को
और फ्रीक्वेंसी और तीव्रता को पता लगाता है। तो बेसिकली है क्या, ये संदर्भ क्या आया है हम लोग समझेंगे। गूगल का जो एंड्रॉयड का जो भूकंप चेतावनी प्रणाली है, जो अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम है गूगल के एंड्रॉयड में, जो डिवाइस में है ना, फोन में, वो क्या करता है कि फोन एक्सेलेरोमीटर सिग्नल का उपयोग करके 18,000 से अधिक भूकंप का पता लगा लिया गया है उसके द्वारा। मतलब वो सिस्टम इतना इफिशियंट है। और उसमें यूज किसका किया जा रहा है, ये एक्सेलरेटर का। तो एक्सेलरेटर बेसिकली क्या करता है, जो धरती में जो कंपन हो रही है, तो वो भी अगर फोन के डिवाइस में ये अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम वाला जो ऐप है अगर है वहां पे, तो वो उसे भी सेंस कर लेता है, उस टर्मर को, उस जो है कंपन को, पृथ्वी में होने वाले कंपन को। तो ये काफी महत्वपूर्ण है भविष्य के दृष्टिकोण से कि फोन के द्वारा ये चीजें की जा रही हैं। तो इसलिए ये एक्सेलेरोमीटर लगा रहता है ये सिग्नल, ठीक है ना। तो एक्सेलेरोमीटर, और उसका यूज जो है आगे भी जो है ना एप्लीकेशन विभिन्न जगहों पे किया जा सकता है। आप देखो, समझो इस बात को कि जब वाइब्रेशन ये नोट कर रहा है, मूवमेंट नोट कर रहा है किसी भी चलती हुई मूविंग बॉडीज की, तो ये इंसानों के मूवमेंट को भी कर सकता है, ठीक है, किसी बॉडी के मूवमेंट को भी कर सकता है। तो इसलिए इसे क्या है, डिजिटल उपकरण में लगाया जा सकता है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरे में डिस्प्ले को घुमाने के लिए। दूसरा क्या, वाहन के एयर बैग को ट्रिगर करने के लिए, जैसे टक्कर होगी तो उसे सिग्नल लेके पता चल जाएगा कि इस वाहन का, इस जो है ना कार का टक्कर होने वाला है, तो तुरंत से जो है वो खुल जाएगा एयर बैग उसका। ड्रोन में किया जा सकता है। अभी हमने लॉइटरिंग म्यूनिशन बैटरी की बात देखा हम लोगों ने, तो ड्रोन में ये सबसे पहले किसी भी टारगेट को जो है ना लॉक करने के समय में ये सबसे ज्यादा आवश्यक होता है कि ड्रोन स्थिर रहे, जिससे कि स्थिर होकर वो निगरानी करे इतने बड़े एरिया को। तो उसके लिए भी आवश्यक, उड़ान के दौरान दिशा स्थिर करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है ना इसका एप्लीकेशन के रूप में भी देखा जा सकता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आयाम ये है कि पूरा का पूरा जो ये नियम है एक्सेलेरोमीटर जो है, काम किस पे करता है, काम करता है न्यूटन गति का दूसरा नियम। और न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या है, न्यूटन गति का दूसरा नियम बेसिकली वही है कि किसी वस्तु पे लगने वाला बल जो है ना उसके द्रव्यमान और त्वरण से संबंधित होता है। तो कोई दो ऑब्जेक्ट है, अगर दोनों में टक्कर हो रही है, तो ये किस पे निर्भर करेगा, ये इसका मास कितना है और कितनी तेजी से आ रहा है। तो अगर कोई डिवाइस है जो इन दोनों की ये मास और ये त्वरण जो है ना कितनी तेजी से टक्कर करेंगे, अगर इस त्वरण को, एक्सेलरेशन को अगर माप लिया जाए, तो पहले ही इस प्रकार के खतरे को भापा जा सकता है। तो यही यूज जो है ना ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में और इस प्रकार के सर्विसेज में यूज किया जा सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो सकता है भविष्य के लिए। पैटर्नी साड़ियां है ना, संस्कृति के दृष्टिकोण से और सांस्कृतिक गतिविधियों, जो परंपरागत गतिविधियां हैं, क्या है, अभी क्यों चर्चा में है, चर्चा में इसलिए है कि प्रधानमंत्री ने मासिक रेडियो कार्यक्रम में जो अपना मंथली करते हैं प्रधानमंत्री, उसमें पैठनी साड़ियों को पारंपरिक शिल्पकला की प्रशंसा की है। तो पैठनी साड़ियां जो है ना परंपरागत रूप से महाराष्ट्र में इसका ये है, इसमें बोला जाता है महाराष्ट्र का महावस्त्र भी बोला जाता है ये। और शुद्ध रेशम और सोने की जो वहां पे तार है उसके द्वारा इस साड़ियों को बुनाई की जाती है और परंपरागत रूप से ये किया जाता रहा है। और बेसिकली बोला जाता है, माना जाता है कि पैठनी साड़ी की उत्पत्ति गोदावरी नदी किनारे स्थित प्राचीन नगर पैठन में हुआ था, तो इसलिए इसका नाम पैठनी पड़ गया। और विशिष्ट शैली है वही बोल्ड पैटर्न और पारंपरिक क्या है रूपांकनों के साथ, पैटर्न के साथ जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, काफी देश विदेश में पॉपुलर है ये साड़ी, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में, काफी पुराना है ये। तो परंपरागत रूप से लंबे समय से चलता आ रहा है। और क्या कि इसमें जो कुछ डिजाइन वगैरह की बात की गई, तो डिजाइन में मोर, कमल, आम वगैरह आप देखेंगे इसमें, है ना। और अजंता एलोरा के रॉक कट गुफाओं के लिए से लिए गए डिजाइनों का उपयोग किया गया। जो अजंता एलोरा इसी रीजन में अवस्थित है उससे लिया गया है। और इसको क्या जीआई टैग भी मिल गया 2010 में, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, जीआई टैग्स मिला हुआ ये प्रोडक्ट है। चलिए, हैवी वाटर, साइंस एंड टेक से संबंधित हैवी वाटर मतलब D2O, क्या D2O मतलब H2O के जैसा वाटर है। तो वाटर क्या होता है, उसका कंपोजिशन H2O, तो यहां पे क्या है D2O, ठीक है ना, ड्यूटेरियम, इसे क्या बोलते हैं हाइड्रोजन, और इसी का एक समस्थानिक होता है क्या, ड्यूटेरियम, ठीक है। तो उससे मिलकर बना हुआ, ध्यान रहेगा, ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हैवी वाटर किसे बोलते हैं, तो हैवी वाटर बोलते हैं D2O को। और D2O में D क्या है, ड्यूटेरियम है, जो कि हाइड्रोजन से रिप्लेस किया जाता है। इसका यूज किया है न्यूक्लियर पावर प्लांट में
उसे मॉडरेट करने के लिए, जो नाभिकीय प्रक्रिया जो चल रही है, संचालित हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है। उसके कोर को ठंडा करने के लिए किया जाता है यूज। ठीक है, तो यही है यहाँ पे ये बताया गया। तो भारत की परमाणु आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए टेमा इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ने डिप्लीटेड हैवी वाटर के उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा जो है ना शुरू की है। निजी, प्राइवेट कंपनी, तो ध्यान रहे दोनों कंपनी का नाम और पहला, ठीक है, डिप्लीटेड हैवी वाटर। तो ये डेवलपमेंट था, इसी कारण से ये हमने देखा कि D2O क्या होता, ये ड्यूटेरियम क्या होता है, कैसे इसका उपयोग कहाँ होता है, मॉडरेटर के रूप में न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए, जो रिएक्टर के कोर को ठंडा रखेगा। और अन्य क्या है कि कुछ न्यूट्रिनो आदि का पता लगाने के लिए भी परमाणु चुंबकीय अनुनाद जो है NMR जिसको बोला जाता है, उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी से विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें प्रीलिम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि ये D2O को क्या क्या उपयोग है निम्नलिखित में से, तो ये हम लोग नोट कर सकते हैं। चलिए, अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत और सिंगापुर के बीच में होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इस कारण से है कि इसका 14वां संस्करण हो रहा है। सबसे पहली बात तो काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, जो कि 27 जुलाई 2025 को हुआ। और इसमें क्या है कि जो वही मॉडर्न वॉरफेयर के दृष्टिकोण से, जो अपनी कैपेबिलिटी को, क्षमता को बढ़ाने के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें टेबल टॉप अभ्यास और कंप्यूटर आधारित वॉर गेम के रूप में इसको देखा जा रहा है। और पूरी तरह से जो है मैकेनाइज्ड, मशीनीकृत युद्ध के परिचालन के लिए जो है ना ये युद्धाभ्यास समर्पित है। तो इसमें इस प्रकार की कैपेसिटी भविष्य में भारतीय सेना भी विकसित कर पाए, इसके लिए युद्धाभ्यास लगातार किया जा रहा है। ये भारतीय सेना के मॉडर्नाइजेशन से जोड़कर आप इसे देख सकते हैं। तो ये भी हम लोग महत्वपूर्ण है क्या, अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है, 14वां संस्करण। चलिए, बृहदेश्वर मंदिर संस्कृति से संबंधित एक और महत्वपूर्ण, अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री की यात्रा हुई थी, जिस कारण से ये चर्चा में रहा। और चोल शासक राजराज जो प्रथम थे, उनका नाम भी आया। तो राजराज प्रथम के द्वारा ही बृहदेश्वर मंदिर, जो तमिलनाडु के तंजावुर में अवस्थित है, कहाँ, तमिलनाडु के तंजावुर में। और ये तंजावुर जो स्थान है काफी जो है ना फर्टाइल, उपजाऊ भूमि है, वहां पे ये अवस्थित है। ठीक है, तो उसके बाद क्या, ये इसे जो है ना ये स्थान जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण था, इसलिए चोल शासकों के महत्वपूर्ण केंद्र में से था ये स्थान। और वहां पे जो राज चोल थे, वो ऐतिहासिक रूप से उनकी जो विरासत है काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। विशेषकर से किस दृष्टिकोण से, विशेष करके जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, और जो सांस्कृतिक जो भवन निर्माण और संस्कृति का विकास और अन्य जो उनकी गतिविधियां थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो ऐसा भी बोला जाता है कि वो विश्व के उस समय के जो सबसे रिच पर्सन्स में से एक थे। ठीक है ना। तो इस मंदिर का निर्माण उनके द्वारा करवाया गया 1010 ईस्वी में, चोल राजा के द्वारा, राजराज चोल प्रथम। ठीक है, और इस मंदिर में क्या था, भगवान शिव को समर्पित है और इन्हें एक विशाल लिंगम के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज है अगर मंदिर की बात की जाए तो, कि मंदिर द्रविड़ वास्तुकला में है, वो तो है ही। उसके बाद क्या है, पत्थर का इस्तेमाल, जो एक ही पत्थर का, और इसमें जो है ना विशाल लिंगम के साथ साथ क्या है, एक नंदी की भी मूर्ति है, नंदी भगवान की भी मूर्ति है जो कि एक ही पत्थर से बनी हुई है, विशाल। तो वो काफी महत्वपूर्ण है। वो पूछा जा सकता है आर्ट एंड कल्चर में कि क्या क्या इसकी विशेषताएं इस मंदिर की, हाल फिलहाल में ये चर्चा में था। तो इस तरह से इस दृष्टिकोण से हम लोग इसे नोट कर सकते हैं। मंदिर के शिलालेख में बहुत सारे भित्ति चित्र हैं और नगरों के उत्थान और पतन की कहानी बताते हैं। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल है इस दृष्टिकोण से। और उसके साथ साथ जो चोल काल के जो और भी जो मंदिर हैं, जो दो और मंदिर, ये गंगई कोंडचोलेश्वरम मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर के साथ तीन महान जीवित चोल मंदिरों में से, जो कि अभी तक यहाँ पे जीवित हैं, उसमें से एक है बृहदेश्वर मंदिर। और बृहदेश्वर मंदिर को बेसिकली क्या बोला जाता है, पेरू बदयार कोविल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था और इंपॉर्टेंट घटनाक्रम था आर्ट एंड कल्चर के दृष्टिकोण से। चलिए हम लोग एक और महत्वपूर्ण न्यूज को देखेंगे। यहाँ पे क्या है, जैविक प्रमाणन, बायोलॉजिकल सर्टिफिकेशन। जब किसी विशेष संस्था के द्वारा, मतलब कुछ केंद्रीय संस्थाओं के द्वारा क्या दिया जाता है, किसी प्रोडक्ट को, जैविक प्रोडक्ट को
सर्टिफिकेशन दी जाती है कि वो ऑर्गेनिक है या नहीं है। ऐसे ही हमारे देश में क्या एक संस्था है, ये एपेडा। एपेडा क्या करती है, जो क्या है प्रोसेस्ड और जो खाद्य पदार्थ है, प्रोसेस्ड और खाद्य पदार्थ है, और जो निर्यात किए जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं, ऐसे ही उन्हें जो है ना देने वाली जो एजेंसी जो है ना, सर्टिफिकेशन देने वाली एजेंसी एपेडा है। ठीक है। जैविक कपास का मामला आया है, जिसके खिलाफ जो है ना कार्रवाई की गई थी। कपास प्रमाणन के खिलाफ लगाए गए कुछ आरोप का खंडन किया गया है एपेडा के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। अभी जैविक कपास के जो सर्टिफिकेशन का था उस पर उंगली उठाई गई थी, पर चिन्ह लगाया गया था, जिसे डिफेंड किया गया है, जिसे एपेडा के द्वारा। तो यही संदर्भ है। यहाँ पे क्या है कि भारत में जैविक प्रमाणन के बारे में, तो जैविक प्रमाणन के बारे में कुछ संदर्भ यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, इसे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एपेडा के द्वारा लागू किया गया है। ये कार्यक्रम क्या करता है, ये कार्यक्रम बेसिकली यही करता है कि सर्टिफिकेशन एजेंसियों की मान्यता देता है, कौन एजेंसी सर्टिफिकेशन देगी, लागू करेगी, जैविक उत्पादन के लिए मानक स्टैंडर्ड सेट करता है, जैविक खेती और विपणन को बढ़ावा देने की आदि से जुड़ा हुआ, मतलब पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है ना, शुरुआत से लेकर सर्टिफिकेशन से लेकर वहां तक विपणन तक, मार्केटिंग तक, उस सबको कंट्रोल करने के लिए और उसके लिए मापदंड बनाने के लिए ये एजेंसी काम करती है। ये जो बात की है राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम जो है, एनपीओ के उत्पादन और मान्यता प्रणाली के मानकों को यूरोपीय कमीशन और स्विट्जरलैंड द्वारा अप्रसंस्कृत पादप उत्पादों के लिए उनके देश के मानकों के बराबर माना गया है। मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के संदर्भ में इसे रखा गया है, उसके बराबर रखा गया है। और सहभागिता पूर्ण गारंटी प्रणाली भी है, यहाँ पे क्या है, प्रमाणन भी है। इसमें भी किसान आपस में एक दूसरे से जो उत्पादन तरीकों का मूल्यांकन, निरीक्षण और सत्यापन करते हैं, और सामूहिक रूप से अपने समूह को पूरी खेती में जैविक घोषित करते हैं। तो यही है कि आपस में पीयर प्रोसेस भी है यहाँ पे, है ना, पीयर रिव्यू प्रोसेस भी है। तो ये पूरा का पूरा ये न्यूज था जो कि इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसी तरह से एक लास्ट में क्या है, एक और क्या है, फ्लेम रिटार्डेड मटेरियल। फ्लेम रिटार्डेड मटेरियल मतलब फ्लेम को, ज्वाला को कम करने वाला मटेरियल। ये क्या करता है मटेरियल बेसिकली, कि जो ऐसा रासायनिक पदार्थ है जहां की जो कि कपड़ों पे, फर्नीचर पे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पे आग पकड़ने के लिए, रोकने के लिए पॉलिश किया जाता है, जिससे कि आग जल्दी ना पकड़े। तो इसमें क्या, इससे बहुत कुछ खतरे भी हो सकते हैं, जिसके संदर्भ में अभी क्या है बोला गया, ICMR और NGT, ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने NGT को बताया है कि वह यह अध्ययन शुरू करेगा कि क्या फ्लेम रिटार्डेंट पदार्थों में पाए जाने वाले जो रासायनिक यौगिक हैं उससे क्या कैंसर पैदा हो सकते हैं। तो मतलब कैंसर पैदा करने की क्षमता है ये, मतलब उसमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कार्सिजेन और कैंसरकारी तो नहीं है। तो यही संदर्भ था इसका। तो ये इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं रसायन क्या है, बेसिकली कारण क्या है कि पर्यावरण लंबे समय तक नष्ट नहीं होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल बने रहते हैं। तो जो लंबे समय तक उनका अपघटन नहीं होता प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा, जो कि खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसीलिए ये कारण बनता है। इसमें कि फ्लेम रिटार्डेंट के रूप में उपयोग होने वाले कुछ रसायन जो है, कुछ रसायन यहाँ पे नाम देख सकते हैं, जैसे फास्फेट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ट्रिस इस तरह से 1 क्लोरो आइसोप्रोपाइल, इस तरह से फॉस्फेट ये नाम है। ट्रिस फिर क्या, ट्रिस फॉस्फेट ये दूसरा वाला, इस तरह से 2 क्लोरोथाइल फॉस्फेट, TCEP, TD, CIPP, TCIAPP। तो ये पूछा जा सकता है कि क्या काम में आते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन क्या है। इस प्रकार के से पर्यावरण के संदर्भ में प्रश्न भी आते हैं पर्यावरण विषय से यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे इस न्यूज को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़ टुडे को कंक्लूड करते हैं यहीं पे। आशा है कि आप लोगों ने जो है ना इसको ध्यान से देखा होगा और अपनी तैयारी में इसको समावेश कीजिए। आज जो आपने इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को यहाँ से गेन किया, और आगे आने वाली जो प्रश्नोत्तरी है उसे भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।